Hi, challenges. Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Today is 19th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। होलकर क्रिकेट स्टेडियम है इंदौर सिटी में। राजेंद्र सेतु ब्रिज बना है रिवर गंगा पे, दिस इज इन बिहार। विल्सन हिल्स एक हिल स्टेशन है जो कि है गुजरात में। इक्विटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नेशनल हाउसिंग बैंक है 100%। 10,000 का एक टाइम पे नोट आता था। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ये काफी न्यूज में अभी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया? एफडीआई सबसे ज्यादा किस कंट्री से आती है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ टी बोर्ड लोकेटेड? हेडक्वार्टर टी बोर्ड का कहां पर लोकेटेड है? विच सेक्टर अमंग द कोर सेक्टर्स? कोर सेक्टर्स हमने पढ़े थे। कोर सेक्टर्स में भी कौन सा सेक्टर ज्यादा वेट रखता है कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज रेसिडेक्स? रेसिडेक्स इंडिया इंडेक्स। ऑन विच कमिटी रिकमेंडेशन नाबार्ड? नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन से बना था? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है पोर्ट्रे करना। पोर्ट्रे करना मतलब दिखाना, ड्रॉ करना, डिस्क्राइब करना, स्केच बनाना, डिपिक्ट करना, पेंट, इलस्ट्रेट, प्रेजेंट करना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म है, वहां पे क्रिटिसिज्म है, हिंड्रेंस है, कंस्ट्रेन, ब्लेम, इनहिबिशन है। इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब वो अवतार है, इपिटॉम है, अपीयरेंस है, शोइंग, एम्बॉडीमेंट है किसी चीज का। सब्ज्यूम करना, जैसे जीएसटी था, जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, मतलब इंक्लूड कर लिया। इन्वॉल्व, एम्ब्रेस, कवर, इनकॉर्पोरेट। रेमिनिसेंट का मतलब है वो किसी चीज की याद दिला रहा है, रिकॉलिंग, नॉस्टैल्जिक, रिडोलेंट, माइंडफुल, मेमोरियल. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary करना बहुत ज़रूरी है। Now आज के टॉपिक्स हैं, आज हम देखते हैं only Sharia law से the Taliban. Then we will talk about interim measure. सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है विमेन को टू टेक एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम, इसके पहले परमानेंट कमीशन पे भी एक रूलिंग आया था, हम उसको भी समझेंगे। बैटलफील्ड एंड बोर्ड रूम्स, रोल ऑफ विमेन। देन दिस इज हरियाणा स्पोर्ट्स नर्सरी, कंडीशंस फेवरेबल है मॉनसून रिवाइवल के, ऐसा अभी प्रिडिक्शंस है, मॉनसून 2021। देन दिस इज सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हटाना है हमें। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है। दिस इज आफ्टर मैथ ऑफ तालिबान टेक ओवर ऑफ पावर ऑफ अफगानिस्तान, इससे रिलेटेड हम एक सवाल भी ट्राई करेंगे। अ डिलेड इंटरवेंशन, दिस इज अबाउट ग्लोबल डिमांड्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो डेटा, डेटा नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होगा, विल टॉक अबाउट इट। कीपिंग एन आई ऑन चाइनाज एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर स्टेक एंड व्हाई वी वॉच स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो होते हैं ओलंपिक्स, इसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है? दिस इज द पुलिस वी नीड, पुलिस रिफॉर्म्स। मोरल डिजास्टर फॉर द वेस्ट, कॉलेजियम ने अभी कुछ जजेस को रिकमेंड किया है। मिस्टर जयशंकर कट्स शॉर्ट यूएस विजिट, बाय बिकॉज ऑफ दिस अफगान क्राइसिस। देन टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी टू प्रोटेक्ट यूएन पीस कीपर्स। विल टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफिशियल्स ने अभी क्या बताया है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। एंड देन ऑयल पाम जो है इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है ओजोन सेविंग प्रोविजन। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा है किगाली प्रोटोकॉल, इसका भी हाल ही में रेटिफिकेशन हुआ है, विल हैव अ टॉक। देन हिंदी में आज समझते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और ये कुछ सवाल हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, first page है only Sharia law से द तालिबान। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है पावर अफगानिस्तान में और तालिबान अब ये बोल रहा है कि वहां पर केवल शरिया लॉ लगेगा। सी, लेट अस हैव अ लिटिल टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अगर हम इंडियन या वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं तो जो सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये किस चीज को वर्शिप करते थे? दे यूज टू वर्शिप नेचर, मदर नेचर। तो जितने भी आज रिलीजन है ना, इन सब के भी सबसे पहले आया दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दे यूज टू वर्शिप नेचर। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी के थिंकर्स की बात करें, तो जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। द वर्ड इज द किल्न एंड वी आर द क्ले। ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। तो ये जो ज्योग्राफी होती है ना, ये डिसाइड करती है हमारे कस्टम्स को, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारी चॉइसेस को, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर को, बिजनेस को, सिविलाइजेशन को, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी। तो जो सेट ऑफ कोड्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ कस्टम्स हैं, इन सब का ही कोडिफिकेशन एक फॉर्म ऑफ रिलीजन बनता है। अब जैसे आज के मॉडर्न डे रिलीजन्स भी हम देखें, तो ये सारे जो रिलीजन है जिस ज्योग्राफिकल एरिया से आए हैं, तो इन सारे रिलीजन की जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है ना, वो वहाँ के ज्योग्राफिकल रीजन को डिपिक्ट करती है। अब द पॉइंट इज, जैसे जैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस हुआ, पॉपुलेशन चेंज हुई, क्लाइमेट चेंज हुई, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ, तो इन कस्टम्स चॉइसेस में भी अकॉर्डिंगली रिफॉर्म्स आना जरूरी है। ये चीज हम देखते हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडिया में जो रिफॉर्म मूवमेंट आए थे वेरियस रिलीजन के, जो मॉडर्न हिस्ट्री बुक में हम पढ़ते हैं कि हर रिलीजन में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी थी और वो रिफॉर्म्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए थे। अब जैसे यहाँ की बात है, शरिया जो है, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है अरेबिक वर्ड द वे। द वे मतलब तरीका। इट इज बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना। रूलिंग्स ऑफ इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पे लगती है। बट द पॉइंट इज, इसके भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। जैसे बुद्धिज्म देखते हैं, बुद्धिज्म इंडिया में आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रिलीजन है। बट जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ तो इसके भी सेक्ट्स बने, महायान वगैरह। ये ईस्ट एशिया में गया तो इसकी भी प्रैक्टिसेस, कस्टम्स चेंज हुए। तो सिमिलरली शरिया के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है। तालिबान जिस इंटरप्रिटेशन को मानता है वो इनह्यूमन है, एक्सट्रीम वर्जन है, क्रुएलिटी उसमें डोमिनेट करती है। तो दैट इज वाई वर्ल्ड के अभी कंसर्न्स ये हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे विमेन को एट्रोसिटीज की जा रही है, राइट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इस बात पे वर्ल्ड पे अभी कंसर्न्स हो रहे हैं। तालिबान का अगर हम देखें तो इससे पहले 1996 से 2001 के बीच भी तालिबान आया था, और उस टाइम पे भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पुअर था। एट्रोसिटीज हुई और ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हुआ। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब जो नेक्स्ट है वो है, इन इंटरिम मेजर सुप्रीम कोर्ट अलाउज विमेन टू टेक एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम, दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। यहाँ जो बात है, पहले अभी कुछ बात आई थी कि परमानेंट कमीशन देना है विमेन ऑफिसर्स को, शॉर्ट टर्म कमीशन को परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करना है। अभी ये अगेन गुड न्यूज़ ये है कि जो एनडीए एग्ज़ाम है, एनडीए एग्ज़ाम मतलब 12th के बाद, इस एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि पहले बस मेल कैंडिडेट्स थे, खड़क वासला, बट अब गर्ल कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम को लिख पाएगा। अलाउइंग विमेन कैंडिडेट्स टू टेक द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, जो अभी September 5 पे शेड्यूल है। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। दिस टेल्स रिफॉर्म्स, दिस टेल्स प्रोग्रेस। तो जब पॉइंट ये है कि जैसे आज की पॉपुलेशन देखें तो 48% जो पॉपुलेशन है वो विमेन है। तो अगर विमेन को हम राइट्स नहीं सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये अगेन एक ग्रॉस इनजस्टिस है। कंट्री को डिफेंड करती है आर्मी। आर्मी आर्मी मतलब आर्म्ड फोर्सेस। तो डिफेंड करने में जितना ड्यूटी मेन का है उतना ही ड्यूटी विमेन का भी है, कंट्री विमेन की भी है। तो डिफेंस में विमेन का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। को एजुकेशन जो चीज़ है, दिस इज गुड। कोएड जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वी शुड प्रमोट, दिस इज गुड। तो यूपीएससी को ऑर्डर दिया गया है कि नेसेसरी स्टेप्स लें। ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन होना इज नॉट राइट। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर ने अभी रेड फोर्ट से भी अनाउंस किया था कि सैनिक स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट को अभी अलाउ किया जाएगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होगा, जो कि होना चाहिए। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में भी 100 साल जिसके होने वाले हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब सी, इसका लिंक करते हैं हम परमानेंट कमीशन फॉर 147 विमेन ऑफिसर्स। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, पहले क्या हुआ, पहले आर्मी में विमेन ऑफिसर्स नहीं आती थी,
फिर ग्रेजुअली उनको इंक्लूड करना चालू किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा कि उनको कॉम्बैट रोल नहीं दिया जा रहा है, प्लस उनको परमानेंट कमीशन भी नहीं मिल रहा है। तो इस बात पे भी सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन लिया कि परमानेंट कमीशन भी मिलना चाहिए, प्लस कॉम्बैट रोल में भी जहां वेर एवर इट इज पॉसिबल दे शुड बी गिवन ड्यूटी। ये टॉपिक हमने पढ़ा था 24 जुलाई 2020 को। इस दिन हमने बड़ा अच्छा ये आंसर भी तैयार किया था, बैटलफील्ड एंड बोर्ड रूम्स, विमेन्स लीडरशिप इन द मिलिट्री एंड द सिविल वर्क स्पेस, स्टेप इन राइट डायरेक्शन। एक बार आप 24 का वीडियो देखिएगा। पहले हम कमेंट सेक्शन में भी यू यूज टू पोस्ट अ लॉट ऑफ आंसर्स, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है वहाँ पे 24 जुलाई 2020 को। तो लेट अस रीट्राई दिस क्वेश्चन अगेन, लेट अस ट्राई टू री राइट दिस क्वेश्चन अगेन। एक साल में हमने बहुत सारी चीज़ें नई भी देखी है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम बैटलफील्ड मतलब मिलिट्री, टू बोर्ड रूम मतलब से कॉर्पोरेट, encouraging women leadership in the military and civil workspace, मिलिट्री और जैसे सिविल सर्विसेज भी है, सिविल वर्क स्पेस इज अ स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन, ये सही दिशा की तरफ उठाया गया कदम है। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, अब जो नेक्स्ट है, तो दिस इज एनडीए, दिस इज दिस न्यूज। सेकंड थर्ड जो न्यूज है वो है हरियाणा की स्पोर्ट्स नर्सरी। नर्सरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे शुरुआत से ही लोगों को ट्रेन किया जाता है, नर्सरी। तो ये जो स्पोर्ट्स नर्सरी है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं यंगस्टर्स अर्ली एज में, और उनको ग्रूम किया जा रहा है स्पोर्ट्स में, ताकि वो वर्ल्ड लेवल चैंपियन बने। तो जो हरियाणा है, हरियाणा का वैसे ही स्पोर्ट्स कल्चर बड़ा अच्छा है। हरियाणा से अभी आप ओलंपिक्स में भी देखना, हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन्स हमेशा आगे रहते हैं। तो हरियाणा स्पोर्ट्स नर्सरी कीप्स द मेडल काउंट टिकिंग विथ दहियाज फीट। अभी एमडीयू है, इसने 4 ओलंपिक विनर्स तैयार किए हैं। एक्सेलेंट। तो लेसन यहाँ से ये देखना चाहिए, जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है स्पोर्ट्स नर्सरी। इस कीवर्ड को नोट डाउन करिए और यूज इट व्हेन एवर यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, कि स्पोर्ट्स में हम क्या करें, स्पोर्ट्स नर्सरी बनाएं, ताकि जो यंग है, यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर ग्रूम करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ताकि वो वर्ल्ड लेवल का चैंपियन बन सके। दिस इज द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज प्रोब। ये क्या है, रेडी फॉर सम रेन। दिस इज पिकॉक। अ पिकॉक डांसेस इन द एनक्लोजर ऑफ राइनोसोरस। ये कहाँ पर है, दिल्ली जू में। दिल्ली में आप हो तो डू विजिट सच प्लेसेस। दिस इज दिल्ली जू। कंडीशंस फेवरेबल है फॉर मॉनसून रिवाइवल। मॉनसून रिवाइवल, अब ये जो न्यूज़ है वो है मॉनसून का। मॉनसून जैसे हम देखते हैं, मॉनसून जो 1 जून है ना, वो केरला में पहुंचता है। मॉनसून, व्हाट इज मॉनसून? मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। और ये शब्द बना है मौसम, मौसम अरेबिक वर्ड से, बिकॉज जो अरब के ट्रेवलर्स थे वो मॉनसून की डायरेक्शन के हिसाब से ही अपनी जर्नी प्लान करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि जब विंड्स ऐसे आ रही है तो वो भी ऐसे अकॉर्डिंग टू विंड चलेंगे, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, क्विकली वो इंडिया में आ जाएंगे। जब रिवर्सल ऑफ विंड होगा, ऐसे होगा, तो वो एग्जिट करते थे। तो दैट इज वाई ये कहलाता था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो अभी ऑनसेट है मॉनसून का। ये मॉनसून है, इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है अरेबियन सी, दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल। तो मॉनसून बिकॉज सी से विंड आ रही है तो पानी लेके आएगी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पानी को एम्प्टी करती है। ग्रेजुअली ऐसे करके मॉनसून ऊपर प्रोग्रेस करता है, और फिर जब विंटर्स आती है तो इसका विड्रॉवल होने लग जाता है। सो दिस इज मॉनसून। ये बड़े क्रूड मैनर में हमने समझा है। डिटेल में यू गो टू दिस एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक क्लास 11th। सो जो मॉनसून है ना, मॉनसून भी अगेन गॉड है इंडिया का, बिकॉज अगेन अभी हमने देखा ज्योग्राफी डिसाइड करती है इकोनॉमी, सोसाइटी, एवरीथिंग। एवरीथिंग जो है वो आता है ज्योग्राफी से, मतलब मॉनसून से। मॉनसून अच्छा आता है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है। आरबीआई अभी क्या बोलती है, आरबीआई बोलती है कि अगर मॉनसून अच्छा आएगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, डिमांड आएगा और रिवाइवल इजी हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज करते हैं मॉनसून में। मॉनसून में 2 प्रॉब्लम है। ओवरऑल तो मॉनसून सरप्लस है, बट स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है। स्पेटियल मतलब कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कुछ जगह सूखा हो रहा है। टेम्पोरल मतलब जैसे जुलाई में बहुत बारिश हो गई, अगस्त में सूखा हो गया, ब्रेक लग गया।
तो स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ दिस मॉनसून इज कॉजिंग हैवॉक। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट इज चेंजिंग, सो दिस इज द रीजन। बट अभी गुड न्यूज़ ये है कि ये यहाँ पे फिलहाल के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल लग रही है मॉनसून की, तो मॉनसून रिवाइवल हो जाएगा। बीच बीच में ब्रेक्स भी आते हैं मॉनसून में। कॉम्प्लेक्स देखें तो मॉनसून में बहुत सारी थ्योरी है। आईटीसीजी थ्योरी एक चलती है कि पूरा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गया है। ऐसे तिब्बतन प्लेटू का हीटिंग हम देखते हैं। हैव अ लुक ज्योग्राफी बुक। सो दिस इज अबाउट मॉनसून। एक्शन प्लान है फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक गेट्स नोन। उसको हामी मिल गई। एलिमिनेट करना है सिंगल यूज प्लास्टिक। शब्दों में जाइए। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक आइटम जो वन टाइम यूज है। पानी की बोतल आपने बिस्लरी लिया, वो वन टाइम यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को अलाउ नहीं करना है, बिकॉज सारा प्लास्टिक बनता है ऐसा वेस्ट। इससे एनिमल्स की भी लाइफ थ्रेटन होती है और पॉल्यूशन भी होता है। तो दिस इज नॉट राइट, इसको एलिमिनेट करना है और उसके लिए एक एक्शन प्लान इज रिक्वायर्ड। व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड, ये कौन सा व्यू है? ये है सेंट्रल विस्टा। विस्टा का मतलब क्या होता है? एक ब्यूटीफुल व्यू। जैसे एक विंडोज विस्टा आई थी, विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो विस्टा है ना, वो ये विस्टा है। ये विस्टा है हमारा, यहाँ से चालू हुआ और ये पूरा राष्ट्रपति भवन नॉर्थ साउथ ब्लॉक। तो ये जो खाली एरिया पड़ा हुआ है ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही है। तो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प बोलते हैं इसे, सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। और एक नई पार्लियामेंट भी बन रही है। नई पार्लियामेंट बनने का रीजन क्या है बताइए? पॉलिटिकल रीजन बताना है, पॉलिटी से कनेक्ट करके कि नई पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें क्यों है, डिलिमिटेशन कनेक्टेड विद दैट। तो ये जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, इसका रिवैम्प हो रहा है और इसी को बोला जाता है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज पेज नंबर 5 और ये है पेज नंबर 6, एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब कोई इवेंट हो गया, अब उसका एनालिसिस करते हैं। आफ्टर मैथ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या बैकलैश वगैरह। आफ्टर मैथ, ओनली द थ्रेट ऑफ ग्लोबल बैकलैश कैन स्टॉप द तालिबान फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन अफगान सोसाइटी। ग्लोबल बैकलैश क्या होगा? पूरा वर्ल्ड मिलके तालिबान को अगर एट्रोसिटीज जो भी हो रही है यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करे, मॉनिटर करे, इंस्पेक्ट करे। ग्लोबल बॉयकॉट होगा, ग्लोबल बैकलैश होगा, तभी तालिबान रुकेगा। अदरवाइज वो एट्रोसिटीज होगी अफगान सोसाइटी में। ये एडिटोरियल का टेक है। इसमें जो रूल है वो है G7 लीडर्स का इंपॉर्टेंट रूल। G7 मतलब G7 मेंबर्स बताइए। पहले ये G8 था, G8 से रशिया को हटा दिया तो अभी G7 है। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा मीटिंग करते हैं और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तालिबान में कि यहाँ सस्टेनेबल इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट इज द ओनली वे। शेयर ऑडेसिटी है तालिबान की कि उसने टेक ओवर कर लिया। प्रोमिसेस टू मेक शरिया ऑर्थोडॉक्सी द बेसिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि तालिबान इंटरलॉक्यूटर जो इससे पहले बातें हो रही थी तो वो वर्ड को गुमराह कर रहा था, वर्ड को गुमराह कर रहा था, सही इंटेंशंस डिक्लेयर नहीं किए। जैसे अशरफ गनी भी अभी यूएई में, अशरफ गनी का भी स्टेटमेंट आया कि तालिबान ने बोला कुछ था और इन्वेड कर दिया काबुल सिटी को। सो दैट इज वाई आनंद फानन में ऐसा केओस और मेहम बना। लेट अस सी। ये जो न्यूज़ होती है ना, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। हमको भी सच्चाई क्या है नहीं पता, बट इस स्केल का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ यूएसए भी, अफगान प्रेसिडेंट मिस्टर घनी भी और तालिबान भी, इन सब का ये मिली भगत है। बिना उसके इतनी बड़े स्केल का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सबको सब कुछ पता था। लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन और रिजीम चेंज यहाँ पर आ रहा है। अब यही बातें हैं, G7 बोल रहा है अब इसको कैसे स्टॉप करें, बट द पॉइंट इज जॉब इज डन। अफगानिस्तान में अभी तालिबान कैप्चर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है अ डिलेड इंटरवेंशन। डिलेड इंटरवेंशन ये टॉपिक हम देखते हैं। इसमें बात है ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, आफ्टर मैथ से रिलेटेड हम एक टॉपिक भी देखते हैं, एक सवाल तैयार करते हैं 2017 का। बिकॉज यहाँ पे हमने जैसे देखा ना, G7 बोल रहा है कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए ऑफ द वॉइसेस ऑफ वुमेन, यंग पीपल एंड दोज फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप लुक्स टू बी डैश्ड। इन सबको इग्नोर नहीं करना है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे यहाँ पे, अफगान गवर्नमेंट में 20 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। आर्टिस्ट है, क्रिकेटर हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं,
तालिबान सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पे, तो होप्स डैश हुई है वहाँ पे। इस चीज़ पे जो ऑर्थोडॉक्सी है, इस पे जीएस पेपर 1 में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं रिफॉर्म्स। जैसे एक दौर आया था, पहले हम इंडियन अपने आप को बड़ा सुपर समझते थे, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो हमें पता चला कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लकुना है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसे एक टाइम था सती प्रथा चलती थी, है ना, चाइल्ड मैरिज चलता था, है ना, फिर लिकर, इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स आए। तो एवरी रिलीजन में बात हुआ इस दौर में रिफॉर्म्स लाने का, कि अपडेट करना ज़रूरी है, अपडेट एंड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए ये सवाल है, women's question arose in modern India as part of the 19th century social reform movement। ये जो टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी विमेन का स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए, जो एट्रोसिटीज हो रही थी उसको स्टॉप करने के लिए ये रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। वॉट आर द मेजर इश्यूज एंड डिबेट्स कंसर्निंग विमेन इन दैट पीरियड। अब ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड आपको देखना है 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी का इंडिया, जिस टाइम पे ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए। तो ये GS1 2017 का सवाल है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पहले आपको थीम क्या रखना है, विमेन क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया बिकॉज ऑफ दिस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइए, क्या क्या सुधार किए हमने, व्हाट आर द मेजर इश्यूज क्या थे, उस टाइम के इश्यूज क्या थे। अगेन राइट्स नहीं थे, जागरूकता नहीं थी, ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा था, रूडिमेंट्री था, डिबेट्स भी ज़रूरी थी उस टाइम पे, क्या थी इन दैट पीरियड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट है वो है अ डिलेड इंटरवेंशन। इसको अभी हम देखते हैं। इधर बात है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हम जानते हैं एक्सपोर्ट है हर इकोनॉमी, स्पेशली चाइना तो इसमें काफ़ी अच्छा करता है। दीज डेज एवरी इकोनॉमी इज ट्राइंग टू बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर ज़्यादा आएंगे। हमारे यहाँ स्कीम्स चलती है, जैसे एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो प्राइमरली बने ही इसलिए ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। इसके अलावा एक स्कीम थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स स्कीम। तो ये जो स्कीम थी वो WTO कॉम्प्लाइंट नहीं हो रही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट ये होता है कि वर्ल्ड ट्रेड में डिस्टॉर्शन नहीं होने दे। तो इस स्कीम में कुछ इश्यूज थे, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को बना दिया गया रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सी, जो एक्सपोर्ट होगा प्रोडक्ट उस पे सरकार कुछ छूट देगी, ड्यूटी में रेमिशन देगा। रेमिशन मतलब छूट मिलेगी, जो आपने टैक्स बाहर एक्सपोर्ट किया तो उसमें आपको टैक्सेशन में कुछ छूट मिलेगी। तो इससे सरकार क्या कर रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। तो दिस इज अवर न्यू इनिशिएटिव फॉर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। फाइन ट्यूनिंग अभी इसमें भी ज़रूरत है, ये अभी नया आया है, इसमें थोड़ा अभी और डिटेल्स आने देते हैं। फाइन ट्यूनिंग आएगी, बट जो एक वैक्यूम बन गया था उसको एटलीस्ट इसने प्लग कर दिया है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को, विच इज़ अ गुड थिंग। एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अ कपल ऑफ स्मॉल एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स भी अभी आएंगी। क्यों आएंगी, अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों है, बिकॉज अभी अभी वर्ल्ड रिकवर हो रहा है कोविड-19 के ऑनस्लॉट से। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ऑल्दो एक्चुअल में क्या होगा वी डोंट नो, बट एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, के शेप्ड नहीं, वी शेप्ड रिकवरी होगी। तो अभी हम यहाँ पर हैं, अब अचानक से वर्ल्ड में डिमांड बढ़ेगी, तो वो डिमांड बढ़ेगी, इसके लिए हमको पहले से रेडी होना चाहिए कि हम अपना एक्सपोर्ट में डेवलप लीड ले सके। इंडिया नीड्स टू अग्रेसिवली स्टेप अप टू द अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल इकोनॉमी है on the cusp of one of the strongest rebounds as COVID-19 vaccination drives cross a tipping point in many advanced economies। Strongest rebound है, rebound मतलब नीचे गिरे अब ऊपर उठेंगे, strongest rebound। तो we should be prepared। Consumption may seem pullback on pent-up demand as well as the impending festival season, but sustainability अभी भी fragile है। See, डिमांड अचानक से बढ़ेगी, कंजम्पशन अचानक से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, एक तो कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, दूसरा पेंट अप डिमांड है। पेंट अप डिमांड मतलब आपको बहुत सारे सामान खरीदने थे, बट आपने उसको रोक के रखा था कि चीज़ें फेवरेबल होगी तब खरीदूंगा। अब चीज़ें फेवरेबल हो रही है तो ये पेंट अप डिमांड है। तो
पेंट अप डिमांड के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये सस्टेनेबल नहीं होती कि आपने सामान खरीद लिया, डिमांड फिर वापस नीचे चली जाएगी, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज फ्रेजाइल। टिल दैट फर्म्स अप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर अनलाइकली टू टेक ऑफ। तो जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर वैसे ही बड़ा अलर्ट रहता है, वो पैसे नहीं लगाएगा। That leaves public capital expanding and export as the two growth engine with feasible firepower to aid the recovery momentum। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आज की डेट में हमारे पास केवल दो ही चीज है इकोनॉमिक रिकवरी की। पहला, प्राइवेट सेक्टर तो रूल आउट हो गया। पहला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े। तभी आपने देखा अभी एक नया जो गति इनिशिएटिव आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने अभी रेड फोर्ट से बोला था, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़े, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग। सेकेंड जो ये इनिशिएटिव है वो है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट अभी है। पहला तो दिस RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। दूसरी चीज कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे अभी गति इनिशिएटिव। तो द पॉइंट इज इन दोनों चीजों से हम रेडी रहेंगे कि जब इकोनॉमी बाउंड होगी, रीबाउंड होगी, हम इसको मैक्सिमम कैपिटलाइज कर पाएंगे। अ डिलेड इंटरवेंशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो डेटा आंसर। तो ये था डिलेड इंटरवेंशन। यहाँ पे बात है सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो डेटा आंसर। जैसे अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कुछ डेथ हुआ, सरकार के पास डेटा नहीं था। अगर डेटा नहीं है तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे करोगे, आपको रियल पिक्चर कैसे पता चलेगी। द होल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर आर्टिकल इज वी नीड डेटा, और डेटा भी एक्यूरेट और अपडेटेड होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये मैंडेट है। डेटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ऐसा नहीं करें कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। सेंटर बोल दिया स्टेट डेटा नहीं दे रहा, स्टेट बोल रहा है कि सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। गाइगेंटिक एंड ग्रोइंग इंफॉर्मेशन गैप है बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। एज अ सिटीजन हमको कुछ पता ही नहीं है, स्टेट के पास डेटा ही नहीं है, फिगर्स ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं है, तो इससे एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिफीट होती है। इट इज अ लॉन्ग रोड, बट गुड एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन इज द वेरी बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। नोट डाउन दिस लाइन, इट इज अ लॉन्ग रोड, लंबा रोड है, बट गुड और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, बिकॉज RTI क्यों आया था, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े सरकार में, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन मिले और वो करेक्ट भी होनी चाहिए। ये बेसिस होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी को अच्छा करना है तो गुड और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जरूरी है। दिस इज दिस आर्टिकल। सेकेंड, कीपिंग एन आई ऑन चाइनाज एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर स्टैक। चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है। दैट इज वाई कल ही हमने देखा था कि इंडिया जो है ना अभी बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पे, यहाँ एक अलग तिकड़ी बन रही है इनकी, तालिबान अलग आ गया है, रशिया के साथ थोड़े डिफरेंसेस हो रहे हैं, यूएस वैसे ही विड्रॉ कर रहा है, नीचे श्रीलंका है, देन म्यांमार में भी कू चल रहा है। द प्रॉब्लम्स आर टू मैनी। अब चाइना जो है ना ये न्यूक्लियर पावर भी बढ़ा रहा है अपना। चाइना अभी थोड़े टाइम पर आई करने वाला है ताइवान पे, ताइवान पे, और उस टाइम पे लेट अस सी क्या होता है। बट अभी उस टाइम पे यहाँ पे ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये नेक्सस है ना, इंडिया को डिफिकल्टी आने वाली है। लेट अस सी, इंडिया नीड्स टू बी वॉचफुल, कीप अ क्लोज आई ऑन इट्स नेबर एंड वर्क और एनहेंसिंग इट्स ओन स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। जैसे चाइना है ना, सुन जू की एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें वो क्या लिखता है कि अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक। द पॉइंट इज, जैसे चाणक्य और इधर भी हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ है, मनी है, नॉलेज है, ये तीन चीज अगर आपके पास है ना तो आप कभी भी इसका शो ऑफ नहीं करोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप शो ऑफ भी नहीं करोगे। अगर ये शो ऑफ करना पड़ रहा है तो यू आर लैगिंग दीज क्वालिटीज, दिस इज अ फैक्ट। तो सिमिलरली जो चाणक्य, चाणक्य मतलब इंडियन, और सुनजू फिलॉसफी है जो चाइनीज की है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, जो कैपेसिटी होती है ना उसको हाइड करके रखते हैं, इंटेंशंस हाइड करके रखते हैं। इट इज गुड अगर ओपोनेंट आर्मी आपको वीक समझ रही है, इट इज गुड। जैसे अभी क्लैशेस हुए थे गलवान में, हमारी जो माउंटेन स्ट्राइक फोर्सेस है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इन्होंने चेकमेट कर दिया चाइनीज फोर्सेस को, बिकॉज चाइना क्या समझ रहा था, इंडिया वीक है। इसके समझने से कुछ नहीं होता है, इट इज गुड।
हम जैसे अग्नि 5 वगैरह मिसाइल्स होती है ना, कभी भी इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ हम बताते नहीं है। इट इज गुड अगर ओपोनेंट आपको वीक समझ रहा है, इट इज गुड, बट वी आर स्ट्रॉन्ग। जब जरूरत पड़ेगी हम इसको काउंटर कर पाएंगे, और वही एग्जैक्टली किया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने। सो हमें यहाँ पे जो चाइना का चैलेंज है, पाकिस्तान का चैलेंज है, इसको प्योरली टैक्टिक्स के बेसिस पे डील करना जरूरी है। वॉर कैपेसिटी, वॉर स्ट्रैटेजी, बिल्ड कैपेसिटी और डील विद इट। वाई वी वॉच स्पोर्ट, अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ये था चाइना का एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर स्टैक। वाई वी वॉच स्पोर्ट, स्पोर्ट जो बना ना, ओलंपिक भी जो बना, ओलंपिक का क्या मतलब है? लोगों को यूनाइट करो, लोगों की बेस्ट क्वालिटीज बाहर लाओ, ना कि आपस में लड़ाओ या फिर अल्ट्रा जिंगोइज्म दिखाओ। दिस इज नॉट वॉर, स्पोर्ट्स वॉर नहीं है। यहाँ तो सारे कंट्रीज मिलके इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक फ्रेंडली डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। सो वाई वी वॉन्ट वॉच स्पोर्ट, स्पोर्ट हम देखते हैं टू ब्रिंग गुड क्वालिटीज, बट आजकल जैसे स्पोर्ट हो जाता है, स्पोर्ट मतलब वो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी मानी जाती है, अल्ट्रा जिंगोइज्म होता है, कंट्रीज आपस में लड़ने जैसी सिचुएशन पे आ रही है, विच इज रॉन्ग। प्लस कुछ प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स को एग्रेशन दिखाना है तो आप अपने स्पोर्ट पे दिखाओ, वर्बल एग्रेशन दिखाना, और दीज ऑल थिंग्स आर नॉट स्पोर्ट। ये चीज स्पोर्ट नहीं है। तो ये चीज बातें यहाँ पे लिखी है। जो स्पोर्ट का जो प्रिंसिपल्स है, एथोस है, उसको एनकरेज करना जरूरी है, और वो चीज कहलाती है स्पोर्ट्समैनशिप। हार में जीत में दोनों में सोर लूजर भी नहीं बनना है। जब हारते हैं तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। द पुलिस वी नीड, यहाँ बात है इंडिया रिक्वायर्स अ पुलिस फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिव, रेस्पेक्टेड एंड नॉट वन दैट इज फियर्ड। बड़े अच्छा लाइन है, आर के राघवन साहब ने लिखा है, एंड डी शिवनाथन। इंडिया रिक्वायर्स अ पुलिस फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिव, रेस्पेक्टेड एंड दैट इज नॉट फियर्ड। हमें ऐसी पुलिस चाहिए। यहाँ बेसिकली लिखा है कि जब यंग रिक्रूट्स आते हैं, नए नए आईपीएस आते हैं, शुरू में बढ़िया जोश होता है, बट फिर बाद में वो जोश कहीं खो जाता है, वो अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। वाई? जो ऑफिसर्स हैं वो टैक्स सेवी होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी आती है। व्हाट डज एन एवरेज सिटीजन वांट फ्रॉम द पुलिस, हम क्या चाहते हैं पुलिस से? ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसके लिए, और एथिक्स का जो टॉपिक है उसके लिए। जो पुलिस रिफॉर्म्स है और प्रिजन रिफॉर्म्स है, ये दोनों अभी बहुत न्यूज में है। ये दोनों टॉपिक, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, प्रिजनर का रिफॉर्म क्यों जरूरी है। तो पुलिस से हम क्या एक्सपेक्टेशन है? एवरेज सिटीजन की तरह हम चाहते हैं कि सिटीजन डिजायर अ फ्रेंडली पुलिस विच ट्रीट द रिच एंड पुअर अलाइक, डिफरेंशिएट नहीं करे। दे वुड ऑल्सो लाइक टू सी लेस rapacious पुलिस स्टेशन वेर दे रिसीव सर्विस टू विच दे आर एंटाइटल्ड। लोग पुलिस स्टेशन जाने से ही डरते हैं, विदाउट हैविंग टू पे एनी ब्राइब। और दूसरा, दिस घूसखोरी, एक्सेप्ट इन अ फ्यू प्लेसेस इन द कंट्री मोस्ट सिटीजन्स डोंट गेट ऑल दिस। तो ये जो बेसिक चीज है ना, फ्रेंडली पुलिस हो, रेस्पॉन्सिबल पुलिस हो, और वो पुलिसिंग की ड्यूटी करे, ये चीज एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात होती है अंडर रिपोर्टिंग की। केसेस आते हैं बट उसके लिए एफआईआर ही नहीं होती, तो वो अंडर रिपोर्टिंग है। अगेन डेटा इनकरेक्ट आएगा, रजिस्टर अगर पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी तो आइडियल वर्ड में ब्रिलियंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिशियल्स वुड बी चूजन टू ऑक्यूपाई पुलिस पोजीशन, कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड स्किल। अब सी, जैसे हम पोस्ट में जाते हैं ना सरकारी नौकरियों वगैरह में, तो वैसे तो जो पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होता है, एनकरेजमेंट होता है, वो प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड स्किल होता है। बट कई बार ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन, ब्राइब, इन सब चीज़ों को ये जो ऑब्जेक्टिविटी स्किल है वो बैकसीट ले लेती है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। इससे अगेन हम क्या कर रहे हैं, जो मेरिटोक्रेसी है उसको डिफीट कर रहे हैं, मेरिट। और इसी से जो नए चार्ज अप आइडियलिस्ट आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो भी सिस्टम में ढल जाते हैं, तो विच इज नॉट राइट। इंडिया नीड्स अ पुलिस फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पेक्टेड बट नॉट दैट इज फियर्ड। तो ये बात लिखा है यहाँ पे कि इसीलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स भी जरूरी है। देन अ मोरल डिजास्टर फॉर द वेस्ट, ये जो अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ है, ये प्योरली है मिस कैलकुलेशन, मिस एडवेंचर बाय दीज वेस्टर्न कंट्रीज दिस अफगानिस्तान क्राइसिस। एंड अफगानिस्तान अलग नहीं है, इन्होंने सीरिया में भी ऐसे ही किया, इन्होंने इराक में भी ऐसे ही किया, लेबनान में भी यही हुआ, अफ्रीकन नेशंस में भी यही हो रहा है। तो मोरल डिजास्टर फॉर द वेस्ट है ये। देन दिस इज अफगानिस्तान की सिचुएशन ग्रिम है,
कॉलेजियम रिकमेंड्स 8 जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट। ये दो नाम याद रखने हैं, ये अभी नए रिकमेंडेशन हुए हैं, बीवी नागरत्ना एंड हिमा कोहली। ये विमेन रिकमेंडेड है बाय द कॉलेजियम फॉर दिस जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब आगे आपको जो भी, जैसे हम लिखते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, तो उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल्स भी लिख दोगे ना एक दो, तो इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन। दिस इज अ ट्रिक कि आप स्टैटिक पार्ट लिखो, स्टैटिक पार्ट के साथ करंट अफेयर्स की एक लेयर लगा दो। तो करंट अफेयर्स की ये लेयर है कि जब भी हमें जुडिशरी या फिर रोल ऑफ वुमेन इन दिस सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज या फिर पब्लिक लाइफ, सो वी कैन यूज दीज टू नेम्स कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जजेस बने हैं आप। ओके, फर्स्ट विमेन सीजेआई भी आप बन सकते हो, वेरी गुड। देन दिस इज अ फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। ये कहाँ का फोटो है? ये है तिवा ट्राइब्समैन है, ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं ये। दिस कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। ट्राइब्स एंड ट्राइबल्स, इनके कस्टम्स। अब देखिए ये चीज भी जो है ना वो ज्योग्राफी से डिटरमाइंड है। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बुक है माजिद हुसैन साहब की, उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है कि जो ज्योग्राफी है ना एक्चुअली में यही हर चीज डिसाइड करती है, हमारे कस्टम्स, हमारे चॉइसेस, रहने का तरीका, एवरीथिंग, हर चीज जो होती है ना वो ज्योग्राफी में आके रुकती है। फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। देन दिस इज न्यूज, दिस इज अमिड अफगान क्राइसिस, जयशंकर साहब कट्स शॉर्ट यूएस विजिट। अभी प्रायोरिटी अब तालिबान हो गया है। टेक टू हेल्प प्रोटेक्ट यूएन पीस कीपर्स, जयशंकर साहब ने कहा। सी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है, यहाँ ब्लू बैरेट बोलते हैं इन्हें। इंडियंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, इंडियन फोर्सेस। तो हमने एक नया टेक्नोलॉजी ऐप बनाया है जिसका नाम है यूनाइट अवेयर। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, नाम याद रखना है यूनाइट अवेयर। ये जो सेफ्टी ऑफ यूएन पीस कीपर्स हैं, जैसे कॉन्गो में जा रहे हैं या फिर इधर कहीं, तो वो उनको हेल्प करेगा। पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग एक इनिशिएटिव है यूएन C4ISR का, अकेडमी फॉर पीस ऑपरेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। देन दिस इज पेज नंबर 9। इंडिया कैन डू मोर, हिंट्स क्लाइमेट ऑफिशियल। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सी, क्लाइमेट चेंज में हम एक टर्म हमेशा देखते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट सेव करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यूएसए मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया मतलब अंडर डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने खुद ही से अपनी इंटेंशंस बता दी थी। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हमने बोला था 2030 तक हम ये तीन चीज करेंगे। पहला पहला जो था वो ये था कि रिड्यूस करेंगे इमिशन इंटेंसिटी 33 से 35% 2030 तक कंपेयर टू 2005 लेवल। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन वगैरह हो रहा है उसको 33 टू 35% कम करेंगे 2030 तक। कैसे कम करेंगे? हम क्लीनर टेक्नोलॉजी लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करेंगे, अभी जैसे BS6 आ गया। एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे, हम ईवीज को प्रमोट कर रहे हैं बिल्डिंग अप्लायंसेस वगैरह में। क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा आएगा, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी होगी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या था? एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। दूसरा कंट्रीब्यूशन हमने क्या बोला? 40% इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से आएगी बाय 2030। तो हम बायो इथेनॉल, सोलर, इन सब में एम्फेसाइज कर रहे हैं। 175 गीगावाट की सोलर एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए, और कौन सी कंट्रीज इसके लिए एलिजिबल है? तो द पॉइंट इज हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा यह है कि हम कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट 2030 तक, मतलब फॉरेस्टेशन करेंगे। उससे क्या होगा? फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ट्री फोटोसिंथेसिस, तो उससे CO2 कम होगी। तो इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन है। तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, पेरिस अग्रीमेंट में हमने तीन बातें बोली। पहला इंटेंसिटी कम करेंगे, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा ग्रीन कवर, कार्बन सिंक। तो इंडिया बोल रहा है अब इससे भी ज्यादा हम कुछ डिलीवर कर पाएंगे, लेट अस सी। सेंटर टू बूस्ट ऑयल पाम फार्मिंग, ये ऑयल है, पाम ऑयल है। मलेशिया के साथ टेंशन हुए थे तो पाम ऑयल की क्राइसिस हो गई थी। हम कोशिश कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम इसका नाम है।
तो दिस इज बूस्ट करना है ऑयल पाम फार्मिंग को। एक्चुअली प्रोडक्शन भी है हमारे यहाँ, बट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है ऑयल। इंडिया और वियतनाम की नेवी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। वियतनाम इज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली नेशन। देन इंडो स्विस मेडिकल रिसर्च अग्रीमेंट है। दिस इज रिंग साइड टेल्स एंड स्ट्राइकर्स। और दिस इज द नेक्स्ट वन, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान। फ्रेंकली स्पीकिंग अभी किसी को कुछ नहीं पता है, लेट्स वेट। चाइना वोंट रिकॉग्नाइज तालिबान अंटिल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। चाइना भी यहाँ पे गेम खेल रहा है, लेट अस सी। चाइना टू कर्ब एक्सेसिव इनकम इन पुश फॉर कॉमन प्रॉस्पेरिटी। अप्रैल जून का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा आ सकता है, क्यों? बेस इफेक्ट, पिछले साल 2020 में बहुत डिप हो गया, तो अभी थोड़ा भी अप होगा तो वो बहुत ज्यादा अप नजर आएगा, सो दैट इज वाई हाई हो सकता है, आईसीआरए ने बताया। आरबीआई 25,000 करोड़ के बॉन्ड्स परचेज कर रही है। होंडा अभी नई हाइब्रिड व्हीकल्स लाएगा। टाटा इज अगेन रियली डूइंग सो वेल। टिगोर ईवी आई है अभी, ये नेक्सॉन ईवी की तरह है, जिप टेक्नोलॉजी, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। देन दिस इज थीम ने विड्रॉ कर लिया यूएस ओपन, और प्राइम मिनिस्टर ने अभी ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस यहाँ पे इंटरेक्ट किया। ओके, सो दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है। कॉलेजियम ने रिकमेंड किया 8 हाई कोर्ट जजेस एडवोकेट टू सुप्रीम कोर्ट, 3 आर इन लाइन फॉर सीजेआई। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जुडिशरी अपॉइंटमेंट होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम होता है, वो नेम रिकमेंड करता है और फिर जो गवर्नमेंट है वो उन नेम को अप्रूवल दे देती है और फिर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस में। सो दिस इज दिस थिंग। देन दिस इज इंडिया यूएस वर्कड। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए एग्जाम ओपन है फॉर विमेन। दिस इज टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। देन ये रेप्लिकाज हैं 17 मॉन्यूमेंट्स के फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। कहाँ पर? भारत दर्शन पार्क में इनॉग्रेट होगा नेक्स्ट मंथ, ताकि एक जगह पे ही रेप्लिका मिल जाएगा सब इंडिया को, देखो अपना देश। देन कैनाइन जो काबुल में थे इनको भी इवैक्यूएट किया है। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सी, पहले आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? 1989 का था कि जो ओजोन है, ओजोन क्या होता है, जरूरी होती है बिकॉज ये जो यूवी रेडिएशन है सन से जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो यूवी रेडिएशन सरफेस पे नहीं आएगा और इससे स्किन कैंसर वगैरह नहीं होगा, बिकॉज ये जो यूवी रेडिएशन है ये हार्मफुल होती है, कैंसरस होती है। तो इसके लिए हम लाए ओजोन, दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसके बाद हमें पता चला कि हम इसमें क्यों ना HFC को भी इंक्लूड करें, बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था स्पेशली अबाउट ओजोन, और ओजोन होता था बिकॉज ऑफ दिस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही थी। ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बैन करना था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रीजिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में, AC में वगैरह, तो इनको हटाना था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब CFC 1989, ओजोन। अब इसमें आता है किगाली प्रोटोकॉल। किगाली में HFC भी आ जाता है, HFC। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ CFC विद HFC विच डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। बट HFC क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ दिस HFC। तो हमने ओजोन को बचाने के लिए HFC लाए, बट HFC से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो अब HFC को भी हटाना पड़ेगा और उसके लिए आएगा किगाली प्रोटोकॉल। तो एलिमिनेटेड, तो यही बात है, HFC को भी हमें एलिमिनेट करना है, तो दिस इज किगाली प्रोटोकॉल। ओके, तो इंडिया डिसाइड्स टू रेटिफाई किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब CFC भी नहीं होगा और HFC भी नहीं होगा। ओके, 1989 CFC एंड दिस इज किगाली अग्रीमेंट। अब दिस इज ओजोन सेविंग प्रोविजन। अब यहाँ पर है गार्डियन ऑफ द हाउस, जो पार्लियामेंट का प्रेस्टीज है, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिस्टोर करे। इनएफिशिएंसी, फाइट हो रहा है, अनरूली बिहेवियर हो रहा है, इसको चेक करे। अ स्टिकी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आरबीआई के लिए। द फ्यूचर इज फीमेल, विमेन हैव स्किल्स, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस नीड्स, कंपनीज मस्ट लेट देम लीड। इसमें एक और ज़रूरत ये भी है कि इतना पोटेंशियल, इतना कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है विमेन पे, तो विमेन को भी डिलीवर करना ज़रूरी है। एवरीबडी प्रमोटिंग की पढ़ाई करो, अच्छे से कोर्स बनाओ, करियर करो, एटसेट्रा। तो स्टे फोकस्ड, यू हैव टू डिलीवर द फ्यूचर। लॉज आपके साथ है तो लॉज का यूज करना है, लॉज का
मिस यूज नहीं करना है. दिस ऑल्सो women need to understand. Okay, so this is the thing, workplace and all. Understanding Taliban 2.0 और अ शॉर्टर हेयरकट, अफगानिस्तान के नए रूलर्स हैं ये. यहाँ है माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किलाबंदी. हमारे यहाँ जो खाना है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उस खाने में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल दो, तो उसको बोलेंगे फूड फोर्टिफिकेशन. फूड में भी जो राइस फोर्टिफिकेशन है वो सबसे इजी और कन्वीनियंट है, डिलीवर कर सकता है. तो एफएसएसआई बोल रही है कि डेलिबरेटली इंक्रीज करते हैं कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड में. इससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाएगी फूड की, पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा और रिस्क भी मिनिमल है. तो वी आर बेटिंग ऑन राइस. बेस्ट बेट है फूड फोर्टिफिकेशन का. बिकॉज इंडिया में क्या कंडीशन है? हर सेकेंड विमेन एनेमिक है, एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड, 94th रैंक है आउट ऑफ 107 इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में. तो ये नंबर सही नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है हम फूड फोर्टिफिकेशन करें. प्राइम मिनिस्टर ने फूड फोर्टिफिकेशन अगेन रेड फोर्ट से बोला है. प्रिलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज द वर्ड अफगान सी फुटबॉलर प्लेयर्स टू बर्न किट डिलीट फोटोज. अफ्रेड, दे आर वेरी वेरी अफ्रेड. इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है, इन्फ्लेशन का थ्रेट अभी भी है. तो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. आजकल माई गोव में ये बड़े अच्छे ट्वीट्स आ रहे हैं. स्वतंत्रता संग्राम, माई गोव मॉर्निंग म्यूजिंग्स में, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम का हमारा इतिहास देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान व वीर व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है. तो ऐसे कुछ लीडर्स का अभी काफ़ी अच्छे ट्वीट्स आ रहे हैं, हैव अ लुक. जैसे अरुणा आसफ अली, आपका किस किस मतलब 1942 ऐसे क्या कंट्रीब्यूशन था आपका फ्रीडम फाइटर में? अंडरग्राउंड रेडियो पढ़ा है ना? तो जिसमें जोखिम उठाने का साहस नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता. अरुणा आसफ अली. तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है. मेंस में लगातार सवाल आए हैं इम्पॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी वित्तीय समावेशन सूचकांक रिलीज किया. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स. ये क्या है? अगेन ये चीज़ बताएगा कि इंक्लूजन कितना है फाइनेंशियल सेक्टर में. इंक्लूजन मतलब सारे सेक्टर्स के पास, जैसे जैम, ट्रिनिटी, आपके पास बैंकिंग एक्सेस है या नहीं है, फाइनेंस का एक्सेस है या नहीं है. इस चीज़ का ये कोडिफिकेशन है, विच इज़ गुड. 2021 में ये सूचकांक आया 53.9. अब इसमें क्या है, इसके फाइन डिटेल्स कि ये प्रति वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा, आरबीआई करेगा. इस सूचकांक में संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है कि बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन वगैरह में इंक्लूसिविटी कितनी है, सभी लोगों को उसका एक्सेस है या नहीं है. 0 to 100 तक का इसका नंबर है. जितना ज़्यादा नंबर उतना ही ज़्यादा समावेशन को वो दर्शाएगा कि उतनी ज़्यादा इंक्लूसिविटी है, और 0 है मतलब नॉन इंक्लूसिव है. अब पैरामीटर्स कौन से? इसके 3 पैरामीटर है. एक्सेस मतलब पहुंच, यूजेज मतलब उपयोग, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी. तो फाइनेंस जो है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय आयोजन है, उसका एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी कितना है, उसके हिसाब से 0 to 100 नंबर आएंगे और ये इंडेक्स बनेगा. इस इंडेक्स का निर्माण किसी आधार वर्ष के किया गया, तो कोई बेस ईयर इसमें नहीं है. दिस इज जस्ट दिस इंडेक्स बाय दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय समावेशन सूचकांक. सवाल ऐसा आ सकता है कि ये किसने रिलीज किया है? आरबीआई ने रिलीज किया है. इसका कोई बेस ईयर नहीं है. 3 पैरामीटर है, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी. 0 to 100 रैंकिंग है. ये सी सेट है. नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है, वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए वॉल का और एक ब्रिक का, तो दैट इज 6400. ब्रेथ x है, हाइट 5x है, लेंथ 40x है. तीनों को मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम, तो x आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. मेटल यूज हमें बताना है, तो एक तो आउटर कोटिंग है, एक इनर कोटिंग है. आउटर वॉल्यूम निकालते हैं, इनर वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस कोटिंग का वॉल्यूम आ जाएगा. तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, यूज इट, ये वॉल्यूम आया, और फिर इससे आप इसका वेट निकाल दो. आज के सवाल है, इसमें मिसिंग नंबर बताइए. 4, 18, 100, 180, 294, 448. ऐसे सवाल भी आते हैं सी सेट में. सोचिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंसेस, ऐसे करके सोचिए इन नंबर में यहाँ क्या आएगा. फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज. अगेन दिस इज अ सीरीज. कौन सा नंबर यहाँ पे ऑड है, कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. थिंक. देन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. अगेन 132, 156. यहाँ पे क्या आएगा? 210, 240, 272. ओके. सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस. ये सी सेट सॉल्यूशंस है वित्तीय समावेशन
सूचकांक किगाली और मॉन्ट्रियल। देन यहाँ पे हमने देखा GS1 2017 रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। और ये भी सवाल तैयार करिए, विमेन पार्टिसिपेशन बोर्ड रूम से मिलिट्री बैटल्स तक। ओके, so this is 19th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.